बजरंग ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्ञानवापी का मुद्दा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखिए छाया हुआ है। जिस काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री हो, उसी काशी की ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, इसी को लेकर छिड़ी कानूनी जंग पर इस्लामिक देशों की नजरें बनी हुई हैं। दशकों से कोर्ट में अटका ज्ञानवापी विवाद उस वक्त सुर्खियों में आया जब काशी की ही 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने की मांग उठाई और उनकी इस मांग का नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने जैसे ही मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया, सालों से बंद पड़े तहखानों में से हिंदू मंदिरों के सबूत बाहर आने लगे। फिलहाल तो वजूखाने में मिली पत्थरनुमा आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहे हैं, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा करार दिया है। आर पार की इस कानूनी लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं और कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। और इन सब के बीच भारत के पड़ोसी मुल्क और 7 समंदर पार इस्लामिक देशों की नजरें भी काशी की ज्ञानवापी पर ही बनी हुई है। ज्ञानवापी की चर्चा दुनिया के इस्लामिक देशों में भी हो रही है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से लेकर पाकिस्तानी टुडे, डेली सभा और द डेली स्टार्स, जो कि इस्लामिक देशों की मीडिया हैं, उनमें ज्ञानवापी को लेकर आर्टिकल्स छप रहे हैं। और इसे आप देखिए, विश्व पटल पर भारत की बढ़ती ताकत कहें या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जो इस्लामिक देश देखिए पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते थे, आज वो भारत के सबसे करीबी माने जाते हैं। भले ही पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को छोड़ दिया जाए, तो इस्लामिक देशों में ज्ञानवापी को लेकर अपने वेट एंड वॉच वाले ये देश मूड में हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश की मीडिया ही ज्ञानवापी पर सबसे ज़्यादा बोल रही है। आइए एक नज़र डालते हैं ज्ञानवापी को लेकर इस्लामिक मीडिया की कवरेज पर। पाकिस्तानी अखबार डॉन में लिखा है, इस मुद्दे को लेकर भारत के निचली अदालतों ने इस तरह के विवादों को बढ़ाने का काम किया है। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए भी लोगों को जिला अदालत के फैसले ने ही उकसाया था। अयोध्या विवाद की सुनवाई करने वाले जस्टिस एसयू खान के एक बयान का हवाला देते हुए रिपोर्ट में लिखा गया, 1986 में उत्तर प्रदेश की एक जिला अदालत के एक आदेश का ही परिणाम था, जिसे 5 सालों बाद हिंदुत्व कार्यकर्ता को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए उकसाया। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश की कई मस्जिदों में से एक है, जिसके बारे में कुछ हिंदुओं का मानना है कि इसे मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के नेता मानते हैं इस तरह मस्जिद के अंदर सर्वेक्षणों को भाजपा की मौन स्वीकृति है। भाजपा के इस प्रयास को वो अपने धर्म को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। ऐसे धार्मिक जगहों पर धार्मिक समुदाय के बीच भारत की आज़ादी के बाद से ही विवाद होता रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। कट्टर हिंदू संगठनों ने पिछले कुछ हफ्तों में भारत के कुछ हिस्सों में विवादित स्थलों को लेकर स्थानीय अदालतों में कई मामले पेश किए हैं। मुसलमान इसे मोदी की सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा की मौन सहमति से उन्हें हाशिए पर डालने की कोशिश के रूप में देखते हैं। पाकिस्तानी टुडे में कहा गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति मांगी। हिंदू कट्टरपंथी समूह मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसे एक मंदिर के ऊपर बनाया गया था। तुर्की के अखबार डेली सभा में कहा गया है, मस्जिदों पर दक्षिणपंथी हिंदुओं के दावे से भारत में दहशत का माहौल है। बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के ऐतिहासिक घावों को कुरेद कर सांप्रदायिक तनाव को बरकरार रखना चाहती है। इस तरह के विवाद धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करते हैं, जिससे सत्ताधारी पार्टी को लाभ होता रहा है। बीजेपी की इसी राजनीति के कारण साल 1992 में भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार कहता है, आलोचकों का कहना है कि इस तरह के मामले भारत के मुसलमानों की धार्मिक स्थानों के लिए खतरा पैदा करते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हाल ही के वर्षों में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्रवादी आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं। हिंदू कट्टरपंथी दावा करते हैं कि मुगलों ने मध्यकाल में बहुत से मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाए, लेकिन इतिहासकारों का मानना है उस दौरान उतनी संख्या में मंदिरों को नहीं तोड़ा गया, बल्कि केवल कुछ मंदिरों को ही तोड़ा गया था। संख्या को धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से बढ़ाकर बताया जाता है। देखा जाए तो पाकिस्तान से लेकर देखिए तुर्की और बांग्लादेश की मीडिया ने ज्ञानवापी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, जबकि इस मसले से सरकार का देखिए कुछ लेना देना नहीं है।
क्योंकि अयोध्या की तरह ज्ञानवापी का भी हल कानूनी ही निकलेगा। और बहरहाल ज्ञानवापी पर देखिए इस्लामिक देशों की इस तीखी प्रतिक्रिया पर आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी एक बड़े रईस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। साथियों, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ये बात सही है कि एक जमाने में पूरे शहर में एक टावर हुआ करता था, उसकी घड़ी के घंट बजते थे और गांव का समय तय होता था। तब किसने सोचा था कि हर गले हर एक की कलाई पे घड़ी लगेगी? तो जो परिवर्तन आया होगा तो उनको भी अजूबा लगा होगा। और आज भी कुछ लोग होंगे जिनको मन करता होगा हम भी गांव में एक टावर बना दें और वहां भी एक बड़ी घड़ी लगा दें। किसी जमाने में उपयोगी होगा। यानी जो बदलाव होता है, उस बदलाव के साथ हमें अपने को बदलना, व्यवस्थाओं को बदलना, तभी प्रगति संभव होती है। हमने हाल ही में कोरोना वैक्सीन के दौरान भी बहुत अनुभव किया है। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। किसी ने इक्के दुक्के व्यक्ति ने अपनी रुचि के अनुसार कर लिया तो कर लिया, व्यवस्था का स्वभाव नहीं बना। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है, और जो एस्पिरेशंस के जज्बे से भरे हुए लोग थे उनको निराशा की गर्त में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथियों, हम इस बात का इनकार नहीं करते कि नई टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन लाती है। वो नए माध्यम खोजती है, वो नए अध्याय लिखती है, वो नए रास्ते, नई व्यवस्था भी बनाती है।